नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह समीक्षा अधिकारी की हमारी प्रीवियस ईयर की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास देख रहे थे और हमारा तीसरा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए इसमें चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से टॉपिक से। चलिए सूची 1 और सूची 2 को आपस में सुमेलित करना है तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो दो सूचियां दी हैं, उनको आपस में मिलान करना है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार और मद्रास है, यहाँ पे सद्रास लिखा है, यहाँ पे मद्रास होगा, ठीक है, मद्रास। चलिए, तो पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो फ्रेंच के। पांडिचेरी जो था वो फ्रेंच के कब्जे में था, तो एक आपका हो जाएगा 2। और गोवा किसके कब्जे में था? तो गोवा था पुर्तगाल, कौन से? पुर्तगाल या पुर्तगीज। ट्रांकेबार तो ये आपका था डेनिस या डेन। मद्रास था आपका डच के कब्जे में। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री जो यात्री था वो पुर्तगाल देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी जो था, पीटर मुंडी, वो पुर्तगाल से नहीं था, ये ब्रिटिश नागरिक था पीटर मुंडी। चलिए, बाकी सभी आपके ये पुर्तगाली थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की जो सफलता तथा फ्रांसीसियों की जो असफलता के कारण है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, पहला कथन। दूसरा कथन है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दो कथन है, इसमें सही बताना है कौन सा है। तो आपके दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजों की जो सफलता के कई कारण थे, इनमें से अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण के अपार जनधन की जो प्राप्ति हुई उससे, और कंपनी की जो विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि शामिल था, जो कि अंग्रेजों की सफलता के कारण थे। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को क्यों माना जाता है? जिसने प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इसीलिए भारत में जो साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिनसे अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध माना जाता है जिसमें तीनों से तीन राजा पराजित हुए थे आपके। एक हो जाते हैं अवध के नवाब पराजित हुए थे, और दिल्ली के, और आपके बंगाल के, जो वो तीनों जो हैं वो पराजित हुए थे। इसीलिए सबसे अधिक निर्णायक युद्ध बक्सर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? चलिए, तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तथा दिल्ली के जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वो कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट फर्रुखशियोर द्वारा 1717 ईस्वी में इनको बंगाल का जो गवर्नर है नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां को गवर्नर मतलब सूबेदार। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का लड़ा गया था 1764 में। चलिए, प्लासी वर्तमान नाम क्या है? पलासी का युद्ध जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 23 जून 1757 को हुए युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 12 अगस्त 1765 ने अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, आपस में इनको मिलान करना है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? एक्सला चैपल की संधि कब हुई? ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब प्राप्त किया? और टूपले की पदच्युत कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है, जो बक्सर का युद्ध होता है 1764, उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। तो एक आपका 4 है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। और एक्स लास एप्पल की संधि कब होती है? तो 1748 में होती है। और ला जो बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार है वो 1754 में होता है। और 1746 में होता है। 1754 में डुप्ले क्या होता है? पदच्युत होता है डुप्ले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो राजा दलीप सिंह थे, सिख संप्रदाय या साम्राज्य के अंतिम शासक। उन्हें 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ये भी करेक्ट है। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई, ये आपका गलत है। चलिए, कितनी दी गई थी? 50,000 पाउंड, लगभग 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई थी। चलिए, अगला टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो सर जॉन शोर से या लॉर्ड वेलेस्ली से या लॉर्ड हेस्टिंग से। तो ये वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड वारेन जो हेस्टिंग है, इनसे तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1818 इस बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरिकी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ही था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? कब हुआ है? तो 1798 में हुआ था। इसमें ऑप्शन में नहीं है, 1798 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ वो कब हुआ? तो 1856 में हुआ, 1856 में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षता पूर्वक बनाई। उसने अपने अधिकारों को वहां के शासन की जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने कुशासन के विषय में एक विस्तृत विवरण डलहौजी को भेजा, जिसे लंदन भेजकर डलहौजी ने अवध के विलय के लिए गृह सरकार
की अनुमति प्राप्त कर ली। चलिए, तो इसमें जो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो विलय किए थे, वो सतारा को किया था 1848 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आते हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत से जो डलहौजी ने अंतर्गत जो विलय किए थे प्रदेशों को, वो किस सन में किए थे और कौन कौन से प्रदेश से? तो सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर किया था 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। क्या यह सही है? बिल्कुल करेक्ट है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यह भी आपका करेक्ट है। तो आंसर आपके दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही बताना है, युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है? तो हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध के समय जो था वायसराय आपका हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड हेस्टिंग जो था आंग नेपाल युद्ध के समय था। वेलेस्ली चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के समय था। और तृतीय आंग मराठा युद्ध के समय कार्नवालिस नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हेस्टिंग के काल में हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड एलेन बरो ने किया था। लॉर्ड एलेन बरो 1847 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय कब हुआ? 1800, झांसी का कब हुआ? पंजाब का। और बर्मा का विलय कब हुआ? तो सिक्किम का विलय होता है आपका 1835 में। झांसी का विलय कब होता है? तो 1854 में झांसी का विलय होता है, 1800 व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत। पंजाब का विलय कब होता है? तो 1849 में होता है, 1849 में। और जो बर्मा का विलय होता है वो 1886 में होता है, 1886 में। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन करेक्ट आपका बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं युद्ध, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। इस वर्ष कौन सा युद्ध लड़ा गया? चलिए, तो पहले ऑप्शन में क्या है? द्वितीय आंग मैसूर युद्ध। फिर आता है द्वितीय आंग फ्रांसीसी युद्ध। फिर द्वितीय आंग मराठा युद्ध। फिर द्वितीय आंग अफगान युद्ध। इसमें आपस में मिलान करना है। तो द्वितीय आंग मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से 84 के मध्य होता है द्वितीय आंग मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? तो 1750 से 54 के मध्य होता है फ्रांसीसी युद्ध। और द्वितीय आंग मराठा युद्ध कब होता है? तो होता है 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में। और द्वितीय आंग अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 के मध्य होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सही सुमेलित कौन सा इसमें नहीं हो बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बिल्कुल करेक्ट है। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी आपका करेक्ट है। हेस्टिंग द्वितीय आंग मराठा, ये आपका गलत है। तृतीय जो आंग मराठा था उसमें लॉर्ड हेस्टिंग थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो 1829 का जो 17वां रेगुलेशन आया उसके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी आपका करेक्ट है। तो जो द्वितीय अंग मराठा था 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में, उसमें वेलेजली के काल में हुआ था। कौन था? वेलेजली था। और तृतीय हुआ था उस समय हेस्टिंग था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थायी स्वशासन,
ये आपका रिपन के कार्यकाल में आया था, रिपन, लॉर्ड रिपन। बाकी जो सहायक संधि थी वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। राज्य अपहरण नीति थी, वो आपकी डलहौजी। और अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, ये आपका करेक्ट है। इसमें ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, जो इनकरेक्ट था। रिपन कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी जनक भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घटनाएं पर विचार करना है निम्नलिखित। क्लाइव का जो पुनः भारत आगमन हुआ, वो कब हुआ? बक्सर का और इलाहाबाद की संधि और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, ये घटनाएं हमको बतानी है। तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इसी के बाद होता है इलाहाबाद की संधि 1765 में, 1765 में। और वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बनता है बंगाल का, वो 1772 में बनता है, 1772 में। और जो बक्सर क्लाइव का जो पुनः आगमन होता है वो 1765 में होता है, 1765 में। कब 1765 में होता है? तो क्लाइव का होता है 1765 में। और बक्सर का जो युद्ध होता है वो इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में होती है। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका इसमें मिसमैच है, इसमें मिसमैच है। तो इससे आप देख लेंगे कि 1700 जो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्लाइव का जो पुनः आगमन होता है 1765 में होता है। और इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 में। और वारेन हेस्टिंग का जो बंगाल का गवर्नर बना वो 1772 में बना। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए। ठीक है। इसमें इनकरेक्ट ये था कि वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया, जो कि त्रिपुर है। वह बंग 1772 में बंगाल का गवर्नर बना था। 1774 ईस्वी में वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में जो बताया गया था वो भारत का बताया था, नहीं बंगाल का था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत में, तो ब्रिटिश भारत में आपका 40% होता था, 40%। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो दरोगा को कहा जाता था, किसको? दरोगा को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार। 1793 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों के से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया था, तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था राजा चेत सिंह ने। इसने राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की के कार्यकाल में रहे यहाँ। और उनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। में वो प्रथम वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2023 का, जो कि कैंसिल हुआ पेपर है। इसमें भारत में जो ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली जनगणना की गई थी? ये ध्यान रखना है। तो ये मेयो थे, लॉर्ड मेयो, जो कि 1872 में की गई थी। फिर 1881 में रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना, मतलब हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाने लगी थी, रिपन के कार्यकाल 1881 में। लेकिन पहली बार जब पूछा जाता है तो वो 1872 बताएंगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। चलिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा, तो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो कैंसिल हुआ पेपर उसका ये क्वेश्चन है। कलकत्ता जो निगम है उसके अधिनियम की जो स्थापना होती घोषणा होती है वो 1899 में होती है। कर्जन के समय हुई थी, अतः कथन आपका दो सत्य है। हालांकि अंग्रेजी जो साम्राज्य है को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का जो प्रत्यक्ष संदर्भ है और कथन को लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, तथापि कर्जन ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया कि हमारा काम धार्मिक और कायम रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2014 से, फूट डालो और राज्य करो की जो रणनीति है वो अपनाई किसने थी? तो कर्जन ने भी अपनाई थी और मिंटो ने भी अपनाई थी, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड जो हार्डिंग थे उनके कार्यकाल में ब्रिटिश की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित क्रियान्वित हुआ। वायसराय हार्डिंग के समय भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया था और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहिर्गमन की जो राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का जो अर्थ था वो आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना था। दादाभाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने पुस्तकों एवं लेखों में जो इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ध्यान रखना। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से वह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2016 का क्वेश्चन है। तो 1839 में चाय कंपनी की स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो आपका लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा आंसर, लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग कौन थे? तो यहूदी वायसराय थे, 1921 से 1926 तक रहे। इनके समय में चौरी चौरा की घटना होती है, स्वराज पार्टी का गठन होता है, रॉलेट एक्ट का जो निरसन होता है ये हुए। अगला क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से आता है अगला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को
रामचंद्र पांडुरंगन के नाम से जाना जाता था। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख नेता थे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए, इनके साथ अपने पिता के साथ बिठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र भोंदू पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। जब 1857 की क्रांति होती है, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे जो है वो अ, ठीक है, नेतृत्व करते हैं विद्रोह का। 1857 की जो क्रांति की विद्रोह होता है, उसका नेतृत्व करते हैं कानपुर से, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती हैं, और लखनऊ से बेगम हजरत महल करती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं में क्रांतिकारियों के नाम है, दूसरी में स्थान दिए गए हैं। नाना साहब, तो नाना साहब आपके कानपुर से थे, और नवाब हामिद अली खां, नवाब हामिद अली खां जो थे, वो दिल्ली से थे, और मौलवी जो अहमदुल्ला शाह थे, वो आपके कहाँ से थे? तो आपके हो जाएंगे लखनऊ से, और मनी राम दीवान जो थे, वो आपके असम से हो जाएंगे, असम से। चलिए, ये जो क्रांतिकारी के नाम थे, चलिए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी लखनऊ से जो 1857 की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने इसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ऑप्शन सी है, वक्त खां को शाह साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। यह 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, अच्छा, 1857 के जो विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने वक्त खां को साहब ए आलम बहादुर शाह का खिताब दिया था। वक्त खां ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सूबेदारी के पद पर थे, तथा कंपनी की ओर से उन्होंने हम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोहियों का वास्तविक जो नेतृत्व किया वो वक्त खाने के पास ही था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक रहते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के जो पहले वायसराय बने, 1858 से 62 ईस्वी तक रहे। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोपखाने अधिकार छीन लिया, और न्यायिक न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया। 1856 पारित किया। अगला टॉपिक है, अन्य जन आंदोलन हुए जैसे वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का जो कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? तो पंजाब में कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन का आरंभिक जो स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। दो सूचियां हैं, एक में विद्रोह, एक में वर्ष दिए गए हैं। अहोम, कोल, संथाल, मोपला किस किस तारीख को होते हैं?
तो अहोम विद्रोह होता है 1828 में, अहोम। कोल विद्रोह होता है आपका 1831 से 1832 में। संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 के बीच में, और मोपला होता है 1921 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही हैं रंपा विद्रोह, पानबा विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, आपका हो जाएगा जयंतिया विद्रोह। ठीक है, तो ये विद्रोह कौन कौन से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो रंपा विद्रोह जो होता है वो 1879 से 80 के बीच में हुआ। पानबा विद्रोह जो किसान का हुआ 1873 से 76 के बीच में हुआ। बंगाल का जो नील विद्रोह होता है वो 1859 से 60 के बीच में हुआ। और जयंतिया विद्रोह होता है 1860 से 63 के बीच में हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, वो देख लेते हैं। जैसे लखनऊ में जो अवध में 1857 का जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल ने किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए, अगला है सूची में विद्रोह और आंदोलन। तेभागा, मोपला, पनामा किसान और बंगाल नील। अभी हमने देखा था मोपला कब हुआ, तो मोपला हुआ 1921 में। 1921 में मोपला होता है। तेभागा कब हुआ, तो तेभागा आपका हुआ 1946 से 47 के बीच में। बंगाल नील कब होता है, 1859 से 60। पानबा 1873 से 76 के बीच में हुआ। ये ध्यान रखना है। चलिए, ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।